शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है जो कि हमें 19 जुलाई 2021 को मिलने वाली है। कार्यपत्रक क्रम संख्या 7 है। आप सभी जानते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इन तीनों दिनों को हमें हिंदी की कार्यपत्रिका मिलती है। इस सप्ताह में आपको 2 ही कार्यपत्रिकाएं मिलेंगी क्योंकि बुधवार को आपकी छुट्टी है और जिस दिन छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, उस दिन आपको कार्यपत्रिका नहीं मिलती है। आइए हल करते हैं कार्यपत्रक क्रम संख्या 7 जो कि हमारे अपठित गद्यांश से दिया गया है और पिछली कार्यपत्रिकाओं में भी हमने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को हल किया है। या तो आप गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर हम इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। पहले अपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि जब हम गद्यांश को दोबारा से पढ़ेंगे तो वो प्रश्न हमारे दिमाग में रहेंगे और उनके उत्तर भी हम साथ साथ समझते हुए चलेंगे। आइए आज दूसरे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रत्यय वाले 3 शब्द हमें छांटने हैं। तो जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे। और पिछले कार्यपत्रक में भी हमारा एक शब्द दिया गया था धार्मिक, जो कि धर्म जमा एक प्रत्यय से मिलकर बना था। और यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है सामाजिक। सामाजिक में क्या है, समाज हमारा मूल शब्द है। समाज हमारा मूल शब्द है और इसके पीछे हमने क्या लगाया है, एक प्रत्यय लगाया है। तो एक प्रत्यय की सहायता से जैसे सामाजिक बना है वैसे ही हमें 3 और शब्द ढूंढने हैं जो कि हमारे गद्यांश में दिए गए होंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका हम ध्यान रखेंगे। आइए दूसरा प्रश्न भी साथ साथ देख लेते हैं। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है। तो ये हम पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे गद्यांश में कैसे दिया गया है इसका उत्तर। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो इस प्रश्न को भी हम अपने दिमाग में रखने वाले हैं। आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। तो ये आपसे संबंधित है। पहले हम गद्यांश को समझेंगे और फिर इसका उत्तर हम देंगे। प्रश्न संख्या 5 है, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो शीर्षक हम सभी जानते हैं, मूल भाव को ही हम क्या कहते हैं, शीर्षक कहते हैं। इस पूरे के पूरे गद्यांश का हमें एक शीर्षक देना है, एक नाम देना है। ये सभी प्रश्न हैं, हम अपने दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं। आइए अब अपने गद्यांश के पास चलते हैं और इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। तो यहाँ पर वातावरण का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए, इसी के बारे में बताया गया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंश क्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। तो कुछ गुण ऐसे होते हैं बच्चे में जो माता पिता से मिलते हैं, जो वंश क्रम के अनुसार मिलते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद जिस वातावरण में रहता है वहाँ से विकसित करता है। तो हम हमेशा ही ये मान के चलते हैं कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे गुण नहीं भी लेता है अपने माता पिता से और वातावरण में रहते हुए वो मेहनत करता है, वातावरण का प्रभाव सीधा सीधा उस पर दिखाई देता है। तो यही जो मनोवैज्ञानिक है वो इस बात को स्वीकार करते हैं। जॉन लोक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरा स्लेट के समान होता है। एक जो कोरी स्लेट होती है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, जॉन लोक का मानना है कि बच्चे का मन जो होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है और वो बिल्कुल खाली होती है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। चाहे हमें माता पिता से कोई भी गुण क्यों ना मिले हो, लेकिन वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी नहीं है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत होते हैं। कोई वातावरण को ज़्यादा महत्व देता है तो कोई वंश क्रम को ज़्यादा महत्व देता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। तो अलग अलग जो विचारक हैं उनके अलग अलग मत हैं।
गोर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो जो प्रश्न हमने पढ़ा था उसका उत्तर हमें यहाँ मिल जाता है कि अगर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण किसी बच्चे को नहीं मिलता है तो उसके मानसिक विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। उसका मानसिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि आपके हिसाब से कौन कौन से पहलू बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो उसका मानसिक विकास है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, समाज में वो किस तरीके से रहता है और उसकी भावनाएं, संवेगात्मक होता है भावनात्मक विकास, उसकी भावनाएं किस तरह से विकसित हुई हैं, ये सभी मिलकर ही एक बच्चे का संपूर्ण विकास करते हैं। इसकी पुष्टि एविरान के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। एविरान के जंगली बालक पर प्रयोग किया गया था और वहाँ से बताया गया था कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास कितना जरूरी होता है। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो आसपास का जो वातावरण है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे के विकास के लिए। वंशक्रम भी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम कहते हैं हमारे घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए, आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास के पड़ोसी कैसे हैं, किस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये सभी मिलकर एक बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है कि बच्चे का जो विकास है उसके ऊपर किस किस तरीके से वातावरण और वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमें इसका शीर्षक देना है तो पूरा का पूरा मूल भाव क्या है, बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव, वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव, इसी के बारे में मूल भाव यही है हमारे पूरे के पूरे गद्यांश का। इसी के बारे में अलग अलग जो विचारक है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने विचार दिए हैं और उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। तो आपको देखना है किन किन शब्दों में एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे 3 शब्द आए हैं, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये तीनों ही जो शब्द हैं वो हमारे एक प्रत्यय से मिलकर बने हैं। तो ये तीनों ही आप यहाँ पर लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। भौतिक हमारा बनता है भूत जमा इक, सामाजिक हमारा बनता है समाज जमा इक, सांस्कृतिक हमारा बनता है संस्कृति जमा इक। तो जो मूल शब्द है उसके ऊपर भी हमें विशेष ध्यान रखना है। भौतिक में मूल शब्द हमारा भूत आएगा, सामाजिक में समाज आएगा और सांस्कृतिक में संस्कृति जमा इक। ये तीनों शब्द हमारे एक प्रत्यय से मिलकर बने हैं। साथ में हम कुछ और शब्द भी देख सकते हैं जिसमें भी एक प्रत्यय लगा है। शारीरिक आप देख सकते हैं, शारीरिक में शरीर जमा इक, शरीर हमारा मूल शब्द होगा, एक हमारा प्रत्यय होगा। मानसिक में मानस धन एक, सामाजिक में समाज धन एक, ये पहले भी आ चुका है। इन सभी शब्दों में से कोई भी 3 शब्द जिसमें एक प्रत्यय लगा है, अभी अभी जिनके बारे में हमने बात की है, वो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। इस तरह से आप अपना प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपने पूरा का पूरा मूल शब्द भी लिखना है और एक प्रत्यय भी अलग से करके दिखाना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है, कोरी स्लेट के समान होता है। तो आप यहाँ पर पूरा उत्तर लिख सकते हैं। बिल्कुल कॉपी नहीं करना, जैसा यहाँ पर लिखा है बिल्कुल ये लाइन एज इट इज आपने नहीं लिखनी है अपने प्रश्न के उत्तर में, बल्कि यहाँ से हमें मदद लेके अपना खुद का उत्तर बनाना है। किस तरह से आप लिख सकते हैं, जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जिस तरह कोरी स्लेट होती है उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ही बच्चे का जो मन होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर हम किसी भी प्रकार के गुणों का विकास कर सकते हैं, उसको कैसा भी आदमी हम बना सकते हैं। तो आपने अपने शब्दों में लिखना है, आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने शब्दों में आपने अपना उत्तर लिखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। और जब हम गद्यांश को पढ़ रहे थे तब भी हमने इसके बारे में देखा था। तो मानसिक विकास की जो गति है वो धीमी कब हो जाती है, जब उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलता। जब किसी भी बच्चे को उचित सामाजिक, अपने आसपास का जो सामाजिक वातावरण है और जो सांस्कृतिक वातावरण है वो सही तरीके से नहीं मिलता, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और ये जो मत है, ये जो विचार है वो किसने दिया था, गोर्डन ने।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से मदद लेके लिख सकते हैं। फिर से आपने कॉपी नहीं करना है, खुद से लिखना है। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या कारण है? जब बच्चे को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलता है तो उसका मानसिक शक्ति का विकास धीमी गति से होता है। प्रश्न संख्या 4, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? गद्यांश की मदद भी आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी बच्चे के विकास के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं। सबसे पहले तो उसका शारीरिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास होना जरूरी है। मानसिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक विकास बहुत जरूरी है। सामाजिक विकास बहुत जरूरी है, भावनात्मक विकास बहुत जरूरी है। ये सभी पहलू एक बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं कि आप किसी भी बच्चे का अगर शारीरिक विकास नहीं होता है तो क्या वो अच्छा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। किसी भी बच्चे का मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होता है, मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है, या घर का वातावरण कुछ ऐसा होता है जो उसके ऊपर तनाव बनाए रखता है, तो उससे भी बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। समाज के आसपास के लोग ऐसे हैं जो अनेक प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं जो कि किसी भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है या किसी भी बच्चे के विकास के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है। और जो भावनात्मक विकास है, अगर भावनात्मक रूप से बच्चा मजबूत नहीं है, उसके परिवार में जो संबंध है उनके अंदर तकरार चलती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ से भी उसका व्यक्तित्व का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो ये सभी पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने अपने शब्दों में लिखना है ये जो सभी पहलू हैं इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आप ये प्रश्न का उत्तर खुद से लिखेंगे। आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से और पहलू हो सकते हैं? अगर कोई और पहलू भी आपको नजर आ रहा है, आप सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो हमने देखा वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव, वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव, या फिर बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण की भूमिका, वंशक्रम और वातावरण का महत्व। इस तरीके से कोई भी शीर्षक आप लिख सकते हैं जो कि हमारे मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। तो हमने देखा किस तरह से बाल विकास के बारे में बातें की गई है, वंशक्रम का भी महत्व बताया गया है, साथ में वातावरण का महत्व भी बताया गया है। तो इसी के आसपास हमारा शीर्षक होना चाहिए। कोई भी शीर्षक आप लिख सकते हैं, लेकिन मूल भाव को हमें ध्यान में रखना है। ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। और साथ में आप सभी जानते हैं कोविड-19 के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना है, हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। धीरे धीरे कोविड-19 के जो केस हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बहाने हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। कभी भी परिस्थितियाँ और भी मुश्किल हो सकती हैं, तो आप सभी समझदार हैं, इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए दूसरी कार्यपत्रिका को भी हल कर लेते हैं जो कि आपको शुक्रवार को मिलने वाली है। आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यपत्रक क्रम संख्या 8 जो कि हमें 23 जुलाई को मिलने वाला है, और ऊपर की सभी जानकारी आप इसको हल करने से पहले लिख लेंगे। इसमें आपको एक अपठित पद्यांश दिया गया है, बहुत ही अच्छा पद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर हमारे मन में एक नया उत्साह भर जाता है और हम कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमने अपने आसपास सुना है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस्मत में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस्मत को हम खुद से बना सकते हैं, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर, अपने साहस के दम पर हम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं। तो इसी भावना से ओतप्रोत हमारा ये पद्यांश दिया गया है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फोटो भी दी गई है कि हमें निराश या हताश नहीं होना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है कि मेरी किस्मत में ही सफल होना नहीं है, बल्कि खुद अपनी मेहनत के बल पे हमें आगे बढ़ना है। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं, कौन कौन से भाव इसमें छुपे हुए हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। तो किस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत के बल पे ही किस्मत बनाई जाती है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी। साहसी कौन होता है? जो अपनी किस्मत खुद रचते हैं, अपनी किस्मत अपनी मेहनत से खुद बनाते हैं। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। और जो आलसी होते हैं, जिनको कोई काम नहीं करना होता, वो बैठे बैठे भगवान को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। तो कहा भी गया है ना, देव देव आलसी पुकारा, कि जो व्यक्ति आलसी होता है वो ईश्वर को याद करता है, और जो मेहनती होता है वो अपनी मेहनत को याद करता है, अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ता है। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, और जो रुक जाता है ठहर जाता है वो नष्ट हो जाता है। पानी भी अगर एक स्थान पर रुक जाता है तो वो गंदा होना शुरू हो जाता है। तो बहना ही पानी की गति होती है, बहना ही हमारे जीवन की गति है। आगे बढ़ते रहना, लगातार कोशिश करते रहना, यही हमारे जीवन की गति है।
जो रुक जाता है वो एक ना एक दिन मिट जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। जो चलता रहा अपनी मंजिल को पा गया, और जो धीरे धीरे करके ही सही चलता रहा वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। कछुआ और खरगोश की कहानी बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, किस तरह से एक धीमी चाल वाला कछुआ खरगोश को भी हरा देता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, और जिन्होंने दुख को सहन किया है उन्हीं को खुशी मिलती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दुख से बहुत दुखी होकर निराश हो जाना, बैठे रहना, ये कोई समझदारी नहीं है। दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे, और जो दुख को भोगने के बाद सुख को महसूस करता है वही उसका असली आनंद समझ पाता है। बैठे बैठे अगर सुख मिलते रहेंगे तो हम सुख का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। छोड़ के दामन फूलों का, कांटों की राह को चुना है। और जिस व्यक्ति ने फूलों के दामन को छोड़कर, फूलों के आंचल को छोड़कर कांटों की राह पर जो चला है वही अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है, भाग्य की दुहाई नहीं देनी कि मेरी भाग्य में तो इतना ही लिखा था, मेरी किस्मत में तो यही था, मैं सफल नहीं हो सकता। बल्कि निराशा के अंधकार को मिटा देना है, आशा का दीपक जलाना है, हमेशा सकारात्मक रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत के बल पर, कोशिश के बल पर आगे बढ़ते रहना है। भाग्य या किस्मत वही रचते हैं जिनके पास मेहनत होती है, जिनके इरादों में जान होती है, वही उड़ पाते हैं। बड़ा अच्छा पद्यांश दिया गया है और साथ में इसका भाव भी आप समझ गए होंगे। ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। और यहाँ पर इसके प्रश्न दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपने अर्थ बताना है, शब्दार्थ बताना है। हकीकत, हकीकत क्या होता है? वास्तविकता, सच्चाई। खुद यानी स्वयं, अपने आप। आलसी, निकम्मा आप कह सकते हैं, सुस्त कह सकते हैं, जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए हम आलसी शब्द का प्रयोग करते हैं। साहसी, हिम्मत वाला, हर कार्य को साहसपूर्ण करने वाला। मंजिल, लक्ष्य कह सकते हैं। दामन, आंचल को कहते हैं, और भाग्य, किस्मत को कहते हैं। इन सभी शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो अभी अभी हमने पद्यांश पढ़ा और पद्यांश के आधार पर ही आपको उत्तर देने हैं, अपने हिसाब से उत्तर नहीं देने। जहाँ पर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से उत्तर देंगे। हकीकत में किस्मत किसे कहा गया है? हकीकत में मेहनत को ही किस्मत कहा गया है। जो किस्मत है वो कुछ नहीं होती है, कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत। नाम है हकीकत में उसका मेहनत, वास्तव में सच्चाई में उसका नाम क्या है? मेहनत। तो मेहनत ही क्या है? किस्मत है। पहली दो पंक्तियों में इसका उत्तर हमें मिल जाता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? जिनको अपनी किस्मत बनानी होती है उनको सुखों का त्याग करना पड़ता है। वो क्या करते हैं? छोड़ के दामन फूलों का, कांटों की राह को चुना। वो क्या करते हैं? लगातार चलते रहते हैं और फूलों के दामन को छोड़ देते हैं, उनका त्याग करना पड़ता है, और तभी वो क्या कर सकते हैं? अपनी किस्मत को बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? सुखों का त्याग करना पड़ता है, खुशियों का त्याग करना पड़ता है, और तभी जाकर वो अपनी किस्मत को अपनी मेहनत के दम पर बना सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आपने देखा है जहाँ पर भी गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, तो शीर्षक तो आपसे पूछा ही जाता है। पूरे गद्यांश में किसकी बात की गई है? मेहनत की बात की गई है कि मेहनत किस्मत से ज़्यादा अच्छी है, मेहनत के बल पर ही हम किस्मत बना सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर? परिश्रम का महत्व, मेहनत के बारे में बात की गई है। सच्ची मेहनत, परिश्रम का महत्व। बाकी आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं इसका शीर्षक, लेकिन आपको वही शीर्षक बताना है जो इसके मूल भाव को प्रदर्शित करने वाला है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। अलंकार जो हैं वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो आप इसके बारे में जानते हैं। और रस के बारे में हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रस, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा रस यहाँ पर प्रयोग किया गया है और कौन सा अलंकार। तो रस की बात करें तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में जोश और उत्साह भर जाता है, और जहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो हमें प्रोत्साहित करती हैं, वहाँ पर क्या होता है? वीर रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस है। यहाँ पर वीर रस है। और साथ में अलंकार की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों की तुलना की गई है, और तुलना करने के साथ साथ उनके ऊपर उपमेय का, उपमान पर अभेद आरोप दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निराशा का अंधकार मिटाकर। तो निराशा का अंधकार यानी कि निराशा रूपी अंधकार,
निराशा और अंधकार, तो निराशा रूपी अंधकार, यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। आशा के दीप, आशा रूपी दीपक, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है और साथ में हमारा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। निराशा रूपी अंधकार और साथ में आशा रूपी दीपक। प्रश्न संख्या 5 एक गतिविधि है जो आपको खुद से करनी है। अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष एवं गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी गतिविधि है जो आपको खुद से करनी है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तो आपने लिखना है कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो आप अपनाना चाहते हैं अपनी किस्मत को बनाने के लिए। ऐसे कौन से अच्छे गुण हैं जिनके सहारे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और ऐसी कौन सी दोष हैं, ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जिनको आप त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो अच्छे गुणों में आप सभी जानते हैं, परिश्रम करना हमारा अच्छा गुण है, अनुशासन बनाए रखना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, ईमानदार बनना, ये सभी अच्छे गुण हैं जो हमारी किस्मत को चमका सकते हैं। और हमारे दोष जो होते हैं, जो हमारी बुराइयां होती हैं, उसमें आलस सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है, साथ में झूठ बोलना, साथ में अहंकार की भावना लेकर आना, साथ में लालची बनना, ये ऐसे गुण हैं। बेईमानी करना, ये ऐसे गुण हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हमारी किस्मत को हमेशा पीछे ही धकेलते रहते हैं। बाकी आप खुद से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपने अपने गुण भी बताने हैं और आपने अपने दोष भी बताने हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं और जिनको आप अपनाना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे खुद से करेंगे। आज की कार्यपत्रिका में कुल 5 ही प्रश्न थे। साथ में कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं 2 गज यानी कि 6 फीट की दूरी आपको बनाकर रखनी है, किसी के इतना पास नहीं जाना है, बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर निकलने से पहले आपको मास्क पहनना है और अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार नियमित रूप से धोना है, खुद को सुरक्षित रखना है और साथ में दूसरों की भी मदद करनी है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और सभी का आप हल कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नई कार्यपत्रिकाओं के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।